everyone, I am Monica. Today I will start chapter 8 exercise 8.3. Okay, and this is your book Absolute Mathematics, Holy Faith Absolute Mathematics class 8. ठीक है, अब देखो exercise 8.3 from first to fourth I have been already discussed, and this is question number 5. The question number 5 is find the compound interest on rupees 14,000 for 1/2 years at 12% per annum if the interest is compounded half yearly. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है. 5th में क्या है, आपको प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 14,000 है, रेट की वैल्यू कितनी है 12% पर एनम. ठीक है, पर ईयर का आपको गिवन है. टाइम की वैल्यू कितनी है 1/2 ईयर, 1.5 ईयर्स. ठीक है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली दिया हुआ है. अब कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब समझो क्या होता है कि आपको मतलब हर एक 6 महीने में आपको ब्याज देना पड़ रहा है. इसका सिंपल मीनिंग ये हो रहा है. ठीक है, और पर एनम अगर आपको रेट दी हुई है, पर एनम यानी ईयर वाइज दी हुई है, तो हर एक मतलब सोचो, आप खुद सोचो कि 12% पर एनम मतलब एक साल में 12% आपको इस रेट के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ रहा है. ठीक है, तो अगर मैंने 6 मंथ का लिया आपसे इंटरेस्ट, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, किस रेट से पे करना पड़ेगा 6% से. तो देखो यहाँ रेट कितनी है 6%. ये तो हो गया प्रैक्टिकल. ठीक है, मैं बता दूंगी इसमें करना क्या होता है. प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया क्यों आया यहाँ 6. ठीक है, सेम एज इट इज अगर 1/2 ईयर है तो टाइम देखो यहाँ मत देखना, अभी सब समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है. 1/2 ईयर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अगर आप सेमी एनुअली इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो 1/2 ईयर मतलब 1.5 ईयर में आप कितने टाइम्स पे करोगे इंटरेस्ट. सिंपल सी बात है, आप 3 टाइम पे करोगे. कैसे देखो, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ. ठीक है, ये है हाफ, ये है हाफ और ये है हाफ. इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 1/2 ईयर्स. कितने टाइम पे कर रहे हो आप 3 टाइम्स. यहाँ पर एनम गिवन है तो इससे कंफ्यूज मत होना. ठीक है, समझ में आ गया. अब देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि आपको कंपाउंडेड सेमी एनुअली दिया हुआ है. ठीक है, सपोज 4 मंथ में दिया हुआ होता तो कि आप हर एक 4 मंथ में, मैंने क्या बोला सेमी एनुअली मतलब क्या होता है 6 मंथ में. ठीक है, अगर हर एक 4 मंथ में अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो एक बात बताओ, अगर आपको पूरे ईयर का आपको निकालना है तो आप कितने टाइम्स करोगे इंटरेस्ट पे 3 टाइम्स. 4 मंथ 4 मंथ 4 मंथ कितना हो गया 12 मंथ हो गया. 12 मंथ इज इक्वल टू तो 1 ईयर होता है. ठीक है, समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं. ठीक, मतलब अगर 4 मंथ का गिवन है तो आपको डिवाइड किससे करना है 3 से. ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे 3 से. ठीक है, यहाँ रेट क्या है 12/2 क्यों किया है, क्योंकि ये हाफ ईयर का है. ठीक है, हर एक 6 मंथ में कर रहे हैं ना, इसलिए 2 से डिवाइड किया तो कितना है 6%. और टाइम में क्या करेंगे, टाइम जस्ट डबल हो जाएगा. 1.5 ईयर किया है और यहाँ कितने टाइम्स आप पे कर रहे हो 3 टाइम्स. तो 3 टाइम्स लाने के लिए क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई. ठीक है, अब आपको ये सब लाइन कुछ याद नहीं रखनी है, आपको बस ये याद रखना है अगर आपको कंपाउंडेड सेमी एनुअली गिवन हो तो टाइम डबल हो जाता है और रेट हाफ हो जाती है. क्या याद रखना है, केवल 2 लाइंस, टाइम डबल हो जाता है और रेट हाफ हो जाती है. ठीक है, समझ में आ गया. अब सिंपल है, कुछ नहीं है, ये 3 कन्वर्जन पीरियड आ गया. ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ मैंने आपको टी बताया था जब फॉर्मूला बताया था. डोंट बी वरीड अबाउट इट, क्योंकि टी की वैल्यू तो अपन अब फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो एन क्या है, एन है कन्वर्जन पीरियड. ठीक है, समझ में आ गया. अब देखो ये मैंने अमाउंट का फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई किया है, जरूरी नहीं है ये अप्लाई करो आप सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था. क्या था वो, P इन ब्रैकेट 1 + r/100 होल टू द पावर t - 1 ब्रैकेट क्लोज, ये बताया था. ठीक है, उससे भी फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन उससे थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, इस वजह से नहीं बताया. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ अमाउंट की वैल्यू जो है वो डेसिमल में आएगी और जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू भी फाइंड आउट करोगे तो वो भी डेसिमल में आएगी.
ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे अमाउंट कितना है, p इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 होल टू द पावर n। अब कुछ नहीं है, सिंपल वैल्यूज पुट करो। 6 r इज इक्वल टू 6 है, n इज इक्वल टू 3 है, ये मैंने पुट किया। ठीक है, अब 14,000, अब देन 100 वन 100 प्लस 6 106 अपॉन 100, ठीक है, होल टू द पावर 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या किया है, 106 होल टू द पावर 3 है, विच मीन्स दैट 3 टाइम्स 106, ठीक है, 100 भी 3 टाइम्स होगा। अब देन आपको इतना याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में, कि अगर यहाँ पे जैसे क्या है 100 है, ये किसी भी कैलकुलेशन में अप्लाई होता है कि जैसे 100 है और 106 है, ये आपको पता है ये फुली कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, फिर आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्या किया मैंने, केवल जीरोस कैंसिल आउट किए। ठीक है, अब यहाँ देखो कितने जीरोस रिमेनिंग है, 1 2 3। तो अभी आप इसको डिवाइड मत करो, मुझे पता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये फुली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, कोई ना कोई नंबर आएगा जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, मतलब 106 106 106 एंड देन 14 का मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आई इतनी। ठीक है, अगर डेसिमल नहीं है तो इतनी वैल्यू आई। ठीक, अब कितने जीरोस हैं अपॉन में, 1 2 3 जीरोस हैं, विच मीन्स दैट डेसिमल इज प्लेस्ड बिफोर 3 प्लेसेस फ्रॉम राइट। ठीक है, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा डेसिमल, और ये हो गई अमाउंट की वैल्यू। ठीक, अगर आप इसको कैंसिल आउट करते तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। ठीक, अब यहाँ देखो इंटरेस्ट कितना होता है, इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होती है, सीआई की वैल्यू, या आप एसआई भी बोल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये अमाउंट में से मैंने प्रिंसिपल को माइनस किया, कितना आया, 2672.224 रुपीज। अब यहाँ मत बोल देना मैम आंसर सीट में 4 आ रहा है, ये मैंने डेसिमल प्लेसेस कितना लिया है, 3 प्लेसेस तक लिया है। ठीक है, इसलिए 4 है, और आपका उसमें 4 गिवन नहीं है। ठीक, आपके आंसर सीट में। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस ऑफ लैंड ग्रोज बाय 10% एवरी ईयर इफ द प्राइस in 1995 was rupees 10,000, find its price in 1998। अब एक बात बताओ, 10% से ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट 1 प्लस 10 अपॉन 100 इन ब्रैकेट 1 प्लस 10 अपॉन 100 इन ब्रैकेट 1 प्लस 10 अपॉन 100, विच मीन्स दैट इसमें आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें आपको अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आप कर लोगे। ठीक है, समझ में आया। और कितने ईयर की करनी है, 3 ईयर की, 1995 टू 1998, 6 7 8 3 ईयर्स की, तो वो आप कर लोगे अमाउंट की वैल्यू यहाँ से। ठीक है, अब देखो 7th क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ अ न्यू वॉशिंग मशीन is rupees 22,000. Its value is depreciated every year at the rate of 20%. What is its depreciated price after 2 years? अब इसमें क्या है, इसमें एक वॉशिंग मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 22,000 है। ठीक है, अब वॉशिंग मशीन की जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट हो रही है, डेप्रिसिएट का मतलब कम होती जा रही है हर एक ईयर में 20% से। ठीक है, तो आफ्टर 2 ईयर आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो वॉशिंग मशीन है उसकी प्राइस कितनी है। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये क्या है, आपको कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है, 22,000। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, कमी आ रही है तो कमी आ रही है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ईयर के लिए अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो वो क्या आएगी वैल्यू, 1 माइनस 20 अपॉन 100, क्योंकि 20% से क्या हो रहा है, लेस हो रहा है ना। अब सेकेंड में क्या है, सेकेंड में भी 20% से डेप्रिसिएट हो रहा है वॉशिंग मशीन का प्राइस जो है, वॉशिंग मशीन का कॉस्ट जो है, तो 1 माइनस 20 अपॉन 100 है यहाँ। ठीक है, 80 नहीं है 100। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये सेकेंड ईयर के लिए हो गया। अब देखो सिंपल इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ 1 स्टेप मिसिंग की है मैंने, 22,000 इन ब्रैकेट 1 माइनस 20 अपॉन 100 होल टू दी पावर 2। ठीक है, समझ में आया। अब देखो 100 1 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80 अपॉन 100। अब समझ में आ गया।
ठीक है, ये स्टेप है अभी इसके बीच में। ठीक है, अब देखो इसको आप सिंपली सॉल्व कर लोगे। 80 मल्टीप्लाइड बाय 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड देन सॉल्व किया आपने तो कितना आ गया 14,080 रुपीज। मतलब कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना है 14,080 रुपीज। यही आपका आंसर है। यहाँ पे आप इनवर्ड्स राइट करोगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक, एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज 9% every year if the present population is 11,881. What was the population 2 years ago? अब देखो क्वेश्चन में ये है कि हर एक साल में एक गांव की पॉपुलेशन जो है वो 9% से इंक्रीज होती है। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 11,881 हो तो जो पॉपुलेशन है वो 2 साल पहले कितनी थी। ठीक है, यहाँ क्या आप फाइंड आउट कर रहे थे कि अभी कितनी है वैल्यू, और इसमें कौन सा ये क्या है क्वेश्चन में कि 2 साल पहले कितनी वैल्यू थी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अभी मैं बताती हूँ इसको। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करो आप, ये स्टेप जो है ये हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी हटा दो। ये 2 स्टेप्स आप हटाओगे तो 100 वन सा 100 माइनस 20 80 अपॉन 100, वहां भी 80 अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट का मीन्स इनटू। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब देखो आर की वैल्यू कितनी है 9%। यहाँ अमाउंट आपको गिवन है। ठीक है, 11,881। प्रिंसिपल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मैंने किया। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर एन। बिफोर 2 ईयर्स आपको फाइंड आउट करना है ना पॉपुलेशन, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने वैल्यूज पुट की 11,881 अमाउंट इज इक्वल टू पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पी एज इट इज इन ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू 9 अपॉन 100 होल टू द पावर 2 एंड देन 11,881 इज इक्वल टू पी इंटू 109 अपॉन 100 इंटू 109 अपॉन 100। ये आप कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ आप क्या करो, यहाँ शिफ्ट करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अपॉन में 100 है तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा जब आप राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करोगे, और 109 मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। और यही क्या है प्रिंसिपल की वैल्यू। आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ आप सोच रहे होगे मैम ने कट किससे किया है। ठीक है, कैंसिल आउट किस नंबर से किया, तो मैंने 109 से ही कैंसिल आउट कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से 10,000 रुपीज। ठीक है, यही क्या है, यही आपका प्रिंसिपल है। मतलब क्या है कि रुपीज नहीं है ये 10,000 पॉपुलेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल बिफोर 2 ईयर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, यही क्या है, ये प्रिंसिपल की वैल्यू। प्रिंसिपल मतलब कि यहाँ पे प्रिंसिपल की मतलब प्रिंसिपल का क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब है पॉपुलेशन से। ठीक है, फॉर्मूला मैंने ये लगाया है, लेकिन यहाँ पे आप लास्ट में मेंशन करोगे, क्या मेंशन करोगे, नंबर ऑफ पीपल बिफोर 2 ईयर। ठीक है, कितना आएगा 10,000। एक्चुअल में ये नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला तो है लेकिन ये हमेशा रुपीज में काउंट होता है। ठीक है, जो अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गई। ठीक है, ये किस में काउंट होता है, आपका रुपीज में। ठीक, तो यहाँ क्या है, ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपको फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ से आप यहाँ से कर सकते हो, इसको आप रफ में लिखना। ठीक है, समझने के लिए कि क्या अप्लाई किया है मैम ने। ठीक, ये रफ में लिखना आप साइड में, और आंसर में यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन कैसे आप राइट करोगे, प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू 11,881। द नंबर ऑफ पीपल बिफोर 2 ईयर्स इज इक्वल टू पी सपोज। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ पीपल बिफोर 2 ईयर्स इज इक्वल टू पी। द पॉपुलेशन इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 9%। ठीक है, ऐसे आप राइट करोगे। ठीक है, सबसे पहले, एंड देन यहाँ से आप सॉल्यूशन करोगे। और ये आप कहाँ लिखना है, आपको रफ में लिखना है। क्यों, मैंने आपको बता दिया, अमाउंट जो है, प्रिंसिपल जो है, रेट जो है,
रेट तो ठीक है लेकिन एंड टाइम जो है, टाइम भी ठीक है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल और अमाउंट है ना, ये मोस्टली आपका रुपीस में काउंट होते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने बताया है आपको। ठीक, फॉर्मूला वही है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 देखो, रमन बोरोड 5000 रुपीज एट 8% पर एनम फॉर 3 years. Find the difference between compound interest and simple interest assuming annual compounding. ये सेम क्वेश्चन हो गया, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, फिर देन सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, फिर क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना और जो आंसर आएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन हाउ मेनी इयर्स विल 8,800 अमाउंट टू 10,648 रुपीज एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली की बात, इसका मतलब क्या होता है, पर ईयर की बात हो रही है, मतलब कोई भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं रेट या टाइम में। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, टाइम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और फॉर्मूला किसका अप्लाई होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली आपको गिवन है। अब देखो यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 8,800 रुपीज। ठीक है, यही मैं बात कर रही थी लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ रुपीज में ऑलवेज आपको गिवन होगा प्रिंसिपल या फिर अमाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है, 10,648 रुपीज, रेट कितनी है, 10%, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू इन ब्रैकेट 1 + r/100 होल टू द पावर n। एन क्या है, कन्वर्जन टाइम है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब एनुअली आपको गिवन है तो कोई आपको चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, अमाउंट की जगह पे आपने क्या फाइंड रखा, 10,648, पी की जगह पे 8,800, आर की जगह पे 10, और वहां पे एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ से देखना, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। 10,648 अपॉन 8,800, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 100 1 जा 100, या फिर ये 0 से 0 आपने कैंसिल कर दिया, 10 1 जा 10 + 1 11 अपॉन 10 होल टू दी पावर n। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये देखो ध्यान से, इसको आपको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 4 से कैंसिल आउट किया, ठीक, अब देन 2 से कर दो, 1 3 3 1, ठीक है, कितना आया, इतना। अब देन 11 से कैंसिल आउट होगा, क्यों होगा, मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था, 1331 क्या होता है, 11 का क्यूब होता है, इसलिए ये कैंसिल आउट होगा, और 11 से ही कैंसिल आउट होगा, 3 से, आपका 9 से, 7 से, इन सब से कैंसिल आउट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 11 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 121 आएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट कर दिया आपने। अब यहाँ ध्यान से देखना, 121 अपॉन 100 इज इक्वल टू है 11 अपॉन 10 होल टू दी पावर n। ठीक है, अब देखो 121 अपॉन 100 क्या है आपका, ये है 11 का स्क्वायर, विच मीन्स दैट आप अगर इसको ऐसा लिखो 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 100 क्या है, 10 का स्क्वायर, और 121 क्या है, 11 का स्क्वायर, ऐसे लिखा, एंड देन 11 अपॉन 10 होल टू दी पावर n, ये है ही। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड n इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आप लाइन लिखोगे, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड n इज इक्वल टू 2, यही क्या है आपका आंसर। समझ गए, ठीक है, ठीक है, समझ गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द एंड ऑफ, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द क्लास। टेस्ट योरसेल्फ आप करोगे, ठीक है, ठीक, और एक्टिविटी आपको गिवन है, उसके लिए मैं आपको 5 डेज देती हूँ। ठीक है, 5 to 6 डेज में आप ये मुझे सबमिट करोगे। ठीक, रुको, अच्छा अभी नहीं करना है,
कुछ दिनों के बाद मैं दूंगी, जब आपका छुट्टी होगी थोड़ी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। एंड देन चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। देखो जो मैं अब बेसिक बताने वाली हूँ चैप्टर 9 का, वो बहुत ही इजी है और ये आप 7th में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ के आए हो, ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं? फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ये आपको पता है। फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, -1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 5/2 हो गया, ये क्या है? ये फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। अब मतलब क्या है इसका? ये क्या होगा? ये एक लेटर होगा, मतलब A to Z, कोई सा भी लेटर आप ले लो, ये क्या है? ये है वेरिएबल, ठीक। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आगे इक्वेशन में बताऊंगी। 7th में मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया इसको, ठीक है। अब देखो ये हो गया क्या आपका कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों से मिलकर बने हो। सपोज 2x + 3y, ये क्या है? ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन भी होंगे इसमें, ठीक है। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी होंगे, जैसे क्या? जैसे होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। मोनोमियल में क्या होगा? जिसमें केवल एक ही टर्म हो, जैसे केवल लिखा हुआ है x, ये क्या है? ये मोनोमियल है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है x/y, ये क्या है? ये मोनोमियल है, ठीक है। समझ में आ गया? बाइनोमियल में कैसे होगा? जैसे कि ये जो है ये क्या है? बाइनोमियल है, ठीक है। अब देखो ट्राइनोमियल में कैसे होगा? 3 जो है आपको अलग अलग टर्म्स आपको गिवन होंगी, जैसे कि x + x + y + 2x, ये क्या है? ये है ट्राइनोमियल है। दिस इज नॉट, सॉरी, ये 2x², ठीक है। समझ में आया? ये क्या है? ये ट्राइनोमियल है, ठीक। अब देखो यहाँ लाइक ऑन लाइक टाइम्स देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो समझ में नहीं आता, पूरा चैप्टर ही नहीं आता समझ में। फिर कैसे? देखो लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जैसे लिखा हुआ है 2xy एंड 4yx, ये लाइक टर्म्स हैं, ये आपको समझ में नहीं आता। कैसे पता लगाया? ध्यान से देखना, यहाँ x की पावर कितनी है? 1, y की पावर कितनी है? 1, और ध्यान रखना न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है, कोई भी मतलब नहीं होता। 4 कोई मतलब नहीं है, y की पावर 1, x की पावर 1, समझ में आया? ये x और y जो वेरिएबल आपको गिवन है, इससे आपको मतलब है, और अगर इसकी पावर सेम है मतलब वो लाइक टर्म्स है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखना, यहाँ ध्यान से देखना, सपोज लिखा हुआ है 3x² yz + 3, नॉट 3, इसको 9 कर लो या फिर 8 कर लो, 8z y z x² y, ये भी लाइक टर्म्स है। कंपेयर करो, देखो x की पावर 2, यहाँ भी x की पावर 2, y की पावर 1, यहाँ भी y की पावर 1, z की पावर 1, यहाँ भी z की पावर 1, ये क्या है? ये लाइक टर्म्स हैं दोनों, ठीक है। मतलब क्या है? ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 + 3 कितना हो गया? 11, ये हो जाएगा x² yz। अब ध्यान रखना यहाँ x⁴ नहीं होगा, ठीक है, ये प्लस की बात कर रही हूँ। अगर यही मल्टीप्लाई होता तो उसमें लाइक ऑन लाइक का कुछ नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, केवल वहां क्या होता है? पावर इंक्रीज हो जाती है नंबर्स में, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक। लेकिन जो आपका वेरिएबल गिवन है तो x का मल्टीप्लाई x में ही होगा, मतलब यहाँ x⁴ है, यहाँ भी x⁴ है, तो ये x⁴ 1 + 1 हो जाएगा x⁴ 2, ठीक है। ये समझ में आया? मल्टीप्लीकेशन और यहाँ प्लस में डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक। क्या है डिफरेंस? ठीक है, सपोज यहाँ y होता, मल्टीप्लाई में y होता तो ये हो जाता xy। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर सपोज, ये तो हो गया लाइक टर्म्स की बात, ठीक है। अगर सपोज अनलाइक टर्म्स हो तो क्या करोगे आप? जैसे लिखा हुआ है, यही ले लेते हैं 2xy + 3x² yz, क्या यहाँ ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता, यही आपका आंसर है फाइनल।
ठीक, समझ में आ गया, ये सब आप पढ़ के आए हो। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट फैक्टर्स और देख लो, जैसे लिखा हुआ है 21 नहीं कुछ भी ले लो आप, 9xyz। द कोफिशिएंट ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ x इज, ठीक है, द फैक्टर ऑफ x इज 9yz, द फैक्टर ऑफ y इज 9xz, द फैक्टर ऑफ z इज 9xy, ठीक है, द फैक्टर ऑफ 9 इज xyz। समझ में आ गया, फैक्टर्स समझ में आ गए। एंड देन फॉर्मूला है, आप ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, वो है ये जो मैंने अभी बताया था आपको, x टू द पावर n प्लस नॉट प्लस इनटू x टू द पावर n इज इक्वल टू होता है x टू द पावर m प्लस n। इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देते हैं, कैसे अभी किया था लेकिन फिर से देख लो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू होगा x टू द पावर 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा x टू द पावर 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिखोगे और ये आपका एग्जाम्पल भी लिखोगे। ठीक है, साइन रूल तो आपको मालूम है, ठीक है, प्लस और प्लस का इंटू प्लस होता है, माइनस और माइनस का इंटू प्लस होता है, माइनस और प्लस का इंटू माइनस होता है, प्लस और माइनस का इंटू माइनस होता है। ये आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ के आए हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देन वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो चैप्टर 9 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्टिविटी बता देती हूँ चैप्टर 6 का, जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, दिवाली होमवर्क था जो, क्योंकि कई बच्चों से नहीं बन रहा, उन्होंने मुझे मैसेज किया। चैप्टर 6 जो है, अब देखो उसमें कुछ नहीं करना है, उसको आपने क्या किया, रूलर से एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो आपने लिया ना 0 1 2, ठीक है, यहाँ -1 -2 आएगा, यहाँ आएगा +1 +2। ठीक है, ध्यान से देखना, रूलर से लिया आपने, तो ये जो आपका 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। ठीक है, 0 to 1 चलो लेते हैं, ये कितना है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से आपको क्या करना है, 1 से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक, ये आप कर लोगे 90 डिग्री। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, ये जो O है, O कहाँ पे है, 0, हाँ सॉरी, ये -1 पे मैंने कर दिया था, -1 पे नहीं 1 पे, ये है 1। ठीक है, अब ये क्या है, ये हो गया आपका m। ठीक, अब देखो, और यहाँ पे 1 यूनिट ही लेना है। अब आप बोलोगे मैम 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना है, 2 सेंटीमीटर है यहाँ। ठीक है, अब देखो आपको किससे, O पॉइंट कहाँ पे है, ये है, ये O नहीं है, ये 0 है, ये है O। इसको आप इससे क्या करोगे, ज्वाइंट करोगे, और जो इसकी वैल्यू है ये कितनी है, ये √2 होगी। क्यों होगी, पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ के आए हो, ये क्या है, ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, ये इक्वल होंगे। ठीक है, जब आप ड्रॉ करोगे ना तो इक्वल होंगे, ये कितना आ जाएगा √2, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो कितना आएगा, √2 आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी, √2। एंड देन फिर क्या होगा, √2 आपकी वैल्यू आ गई। एंड देन फिर क्या करना है आपको, फिर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, विथ O एज अ सेंटर एंड रेडियस OM, O एज अ सेंटर एंड रेडियस OM, इतना आप लोगे। ठीक है, ये कहाँ लेना है, किसमें लेना है आपको, डिवाइडर में। ठीक है, पेंसिल से, और फिर देन ये आर्क आप ऐसे ड्रॉ करोगे। समझ में आया, ये आर्क आपने ड्रॉ किया तो कैसा आएगा, ये ऐसा। ठीक है, अब जब आप इसका मेजरमेंट लोगे, मतलब किसका, और इसको आपने क्या किया, एन डैश, ये यहाँ नहीं आएगा एक्चुअल में, यहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं। ठीक है, ये क्या है, एन डैश है, ये 2 से पहले ही आएगा। ठीक, और जब आप इसको मेजर करोगे, मतलब O to N डैश, O to N डैश, किससे, रूलर से, तो ये आएगा 1.41। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, समझ में आ गया, ये आपकी एक्टिविटी है। ठीक, ये आप कर लोगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।